नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्ज़ाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने इससे पहले आपको 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी यूट्यूब में करा दिए और उनकी जो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ थी और आंसर की थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी थी। उसी तरह इस मॉक टेस्ट की भी जो आपको क्वेश्चन पेपर है और आंसर की है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही मैंने इसे थोड़ा स्पेशल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक टाइमर बेस्ड क्विज़ भी बनाया है। तो आप इस मॉक टेस्ट को एक टाइमर बेस्ड तरीके से चला सकते हैं जिसमें आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने 60 मिनट्स में। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे होगा क्या, आपको एक एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट मिल जाएगा और आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हो, आपकी क्या रैंकिंग आने वाली है और स्टूडेंट के मुकाबले आपका क्या स्कोर रहेगा। तो पहले तो मैं कहूँगा आप खुद टाइमर बेस्ड मॉक चलाइए, उससे अपनी तैयारी देखिए कितना आपका स्कोर बन रहा है और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बाकी जो हमारे टेलीग्राम में सब्सक्राइबर्स थे उन्हें मैंने ये मॉक टेस्ट पहले ही प्रोवाइड कर दिया था और उनके लिए मैंने कैश प्राइजेस भी रखे थे। जो स्टूडेंट फर्स्ट आया उसे 1000 रुपये, सेकेंड आया उसे 500 और थर्ड आया उसे 300 रुपीज़। तो अगर आप भी टाइमर बेस्ड क्विज़ जिसमें आपको कैश प्राइजेस मिले, आप अपना स्कोर चेक कर सके, अपनी प्रिपरेशन चेक कर सके, वैसे ही हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ऐसे टाइमर बेस्ड मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे, साथ ही आप कुछ कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। चलिए देर न करते हुए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो हमें एक सेंटेंस दे रखा है, हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पहले तो हम सेंटेंस ही रीड करेंगे कि सेंटेंस क्या दिया है। तो सेंटेंस हमें दिया है, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन हिमाचल प्रदेश। तो इसको आपको पैसिव में बदलना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलो, आपने सेंटेंस में देखना है अगर हैज़ हुआ या हैड हुआ या हैव हुआ, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हुआ तो उसके आगे क्या आएगा, बीन, जब आप पैसिव में बदलोगे। तो सिंपल सी बात है, आपने ऑप्शन में देखना है हैज़ के आगे बीन होना चाहिए तो आपका वो आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ देखिए हैज़ का यूज़ नहीं हुआ, जो आपका सेंटेंस था उसमें हैज़ यूज़ हुआ था ना, तो यहाँ पर तो हैज़ यूज़ नहीं हुआ तो ये आपका कट जाएगा। अब मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन, देखिए यहाँ पर हैज़ बीन यूज़ हो गया तो ये एक आपका आंसर हो सकता है। थर्ड पढ़ लेते हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम। तो यहाँ देखिए हैज़ लॉन्च्ड है, बीन फिर यूज़ नहीं हुआ तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। द गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, तो यहाँ हैज़ लॉन्च्ड है, यहाँ पर भी बीन यूज़ नहीं हुआ, ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो मैंने आपको बता दिया, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलोगे और सेंटेंस में हैज़ हो या हैड हो या है, वो तीनों में से कोई भी हो, उसके आगे बीन आएगा जब आप पैसिव में बदलोगे। तो यहाँ देखिए हैज़ के आगे बीन आ गया ना, हैज़ बीन, तो ये आपका आंसर होगा। एक और चीज़ होती है, जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हो वो सेंटेंस आपका पास्ट में चले जाता है। अब मैं नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने इसमें देखा एक ऑप्शन में आपका बीन यूज़ हो रहा था, कभी कभार 2 में भी यूज़ हो जाता है, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ, जब एक्टिव से पैसिव में बदलो क्या क्या आपने देखना है। अब देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, नेहा वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये कैसा है, ये कंटिन्यूस टेंस में, यानी लिख रही है लेटर, वॉज राइटिंग अ लेटर। तो कंटिन्यूस, जब भी आपका कोई सेंटेंस हो कंटिन्यूस में हो तब आपका जो पैसिव में होगा उसमें बीइंग आ जाएगा, ठीक है। जब भी वो चीज़ चल रही हो ना, कि कंटिन्यूस चली आ रही है, कि नेहा वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो मतलब चली आ रही, कंटिन्यूस आ रही है, तो आपको बीइंग उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अ लेटर वॉज रिटन बाय नेहा, तो देखिए बीइंग यूज़ नहीं हो रहा। फिर है अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय नेहा, इसमें बीइंग यूज़ हुआ है तो ये आपका एक आंसर हो सकता है। थर्ड देखते हैं, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय नेहा, तो हैड बीन आ रहा है, बीन इसमें आ रहा है, बीइंग यूज़ नहीं हो रहा, तो ये भी आपका कट गया। फोर्थ ऑप्शन है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय नेहा, तो इन दोनों में से आपका एक आंसर हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई सेंटेंस कंटिन्यूस में हो तो जो पैसिव में आप बदलोगे तब बीइंग उसमें आएगा ही आएगा। तो 2 आपके ऑप्शन इसमें बीइंग आ रहा है। एक और चीज़ मैंने आपको पहले क्या बोली थी कि जब एक्टिव से पैसिव में बदलोगे तो जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट में चले जाएगा। अब यहाँ देखिए, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय नेहा, इज आ गया तो ये तो प्रेजेंट में हो गया तो ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए वॉज लिखा है, वॉज का मतलब क्या हो गया, पास्ट में, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय नेहा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में बदलो जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट में चले जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो सिंपल से आपको एक सेंटेंस दिया, आपको इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। तो डायरेक्ट में आपको सेंटेंस दे रखा है, पहले तो सेंटेंस ही रीड करते हैं, क्या दिया है, शी सेड टू हर फादर आई एम हंग्री।
तो उसने शी सेड टू हर फादर आई एम हंग्री, इसे आपको इंडायरेक्ट में बदलना है। अब इसमें कैसे बदलोगे, जब भी आपको सेड टू दिखे कि सेड टू लिखा है, ये किस में बदलता है टोल्ड में। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर टोल्ड यहाँ पर में भी दिया है, टोल्ड यहाँ भी है, टोल्ड यहाँ भी है, यहाँ सेड टू दिया है तो ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, सेड टू किस में बदलता है, टोल्ड में। अब एक और चीज़ है, जब भी आपकी क्वेश्चन जो आपका सेंटेंस दिया उसके लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क हो तो इफ़ यूज़ होता है सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर इफ़ यूज़ हुआ है, मगर इसमें आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिया था तो इफ़ वाला सेंटेंस आपका ये भी कट जाएगा। और जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलो, जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट में चले जाता है। जैसे मैंने आपको बोला एक्टिव से पैसिव में बदलोगे, जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट में चले जाता है, वैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे तब भी आपका सेंटेंस पास्ट में चले जाता है। तो यहाँ देखिए शी टोल्ड हर फादर दैट ही इज़ हंग्री, तो ये तो प्रेजेंट में है, ये भी कट गया। शी टोल्ड हर फादर दैट शी वॉज हंग्री, ठीक है, वॉज यूज हो गया यानी पास्ट में, तो ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो कुछ पॉइंट से आपको अगर पता होगा उससे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो आपका सेंटेंस है वो इजीली बदल दोगे। बाकी मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलो तो पास्ट में चल जाता है सेंटेंस। बाकी आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, ही सेड हैज़ ही स्पेंट ऑल द मनी। तो इसमें जो आपका एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क यूज़ हो रहा है। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि क्वेश्चन मार्क आए सेंटेंस के लास्ट में तो आपका इफ़ आएगा ही आएगा सेंटेंस में। ठीक है, इफ़ आएगा, इफ़ या वेदर दोनों में से कोई भी आ सकता है, मगर वेदर तो यहाँ दिया ही नहीं है, मतलब इफ़ ही होगा फिर कन्वीनियंट। तो यहाँ देखिए इफ़ दो आपका सेंटेंस में दिया, यानी ऑप्शन बी या सी में से आपका एक आंसर हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको सेंटेंस में, तो इफ़ आएगा ही आएगा। तो ही इंक्वायर्ड इफ़ ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी, फिर है ही इंक्वायर्ड इफ़ ही हैज़ स्पेंट ऑल हिज मनी। फिर एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट में चले जाएगा। तो पास्ट में चले जाएगा तो इसका मतलब क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, ही इंक्वायर्ड इफ़ ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ही इंक्वायर्ड इफ़ ही हैज़ स्पेंट ऑल हिज मनी, तो आपका प्रेजेंट में ही हो गया एक तरह से, तो ये आपका कट जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर है। तो कुछ आपको मैंने पॉइंट्स बता दिए, इससे आप इजीली जो आपका सेंटेंस है उन्हें चेंज कर सकते हो, एक्टिव से पैसिव में भी और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेजेस। तो इडियम एंड फ्रेजेस जैसा पक्का याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसे 300-400 इडियम फ्रेजेस हैं, वो याद कर लेना तो आपको इजीली आप कर लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। एक बार रीड भी करोगे, रटना नहीं है, बस रीड ही मारना है। तो हमें क्या देखा है इडियम फ्रेजेस में, इडियम क्या है, बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। तो इसका क्या मतलब होता है, बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ऑप्शन क्या दिए हैं, बी वेरी बिजी, टू हैव अ चॉइस बिटवीन टू इक्वल इविल्स, टू चूज बिटवीन टू गुड्स ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी। तो बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का मतलब होता है टू हैव अ चॉइस बिटवीन टू इक्वल इविल्स, यानी आपके चॉइस है, दोनों ही मतलब बुरी चॉइस है, मगर चॉइसेस हैं दोनों, एक लो ये भी बुरा है वो भी, दूसरी भी चूज होंगी तो वो भी बुरा है। तो अगर आप वैसी सिचुएशन में आ गए तो उसमें क्या बोलते हैं, बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विथ माइट एंड मीन। तो विथ माइट एंड मीन का क्या मतलब होता है, विथ फुल रिस्क, विथ फुल फोर्स, हैविंग फुल कॉन्फिडेंस या विथ फुल ब्लेसिंग्स। तो विथ माइट एंड मीन का मतलब होता है विथ फुल फोर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी आपको स्पेलिंग दे रखी है बेनिफिशियरी की, आपको सही स्पेलिंग बतानी। तो बेनिफिशियरी की सही स्पेलिंग क्या होती है, आपका इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, BENEFICIARY, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बेनिफिशियरी की स्पेलिंग ये होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, होमगार्ड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इडियम फ्रेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आपके आते हैं, ये कॉमन टॉपिक्स होते हैं। तो वैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी आपने याद करना है। अब इसमें हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। तो उसे क्या बोलते हैं, जब कोई कुछ बोलता है, स्पीच बोलता है विदाउट प्रिपरेशन, यानी उसने तैयारी नहीं की होती, तो उसे बोलते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, ऑप्शन है इम्प्रॉम्प्टू, ओरेशन, एलोक्यूशन, डिक्लेमेशन। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू, अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट है आपका, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक, एथिसिस्ट, एथिकल या अथीस्ट। तो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कोई बंदा है जो भगवान पे यकीन नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे अथीस्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है टाइमर बेस्ड क्विज़ का। जो आपका ये पेपर है ये टाइमर बेस्ड वेज में बना रखा है मैंने, तो आप वहाँ से उसे अटैम्प्ट कर सकते हो। उससे आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लग जाएगा। जो आपका एग्जाम में इन्वायरमेंट होता है कि 60 मिनट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आपको वो भी पता लगेगा कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक है, आपका क्या स्कोर रह रहा है और स्टूडेंट के मुकाबले आप कहाँ स्टैंड करते हो। क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो 3 जुलाई को, तो टाइम कम बचा है, तो अभी चेक कर लो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो टाइमर बेस्ड जो क्विज़ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज़रूर लगाना। उसके बाद इस वीडियो को देखना, इसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और मैं आपको बता भी रहा हूँ साथ में कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें ब्लैंक स्पेस है, आपको यहाँ पर एक वर्ड फिल करना है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या दिया है, अनडाउटेडली इंग्लिश इज द मोस्ट डैश स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, एलिबरेटली आएगा, ग्रेटली आएगा, या वाइडली आएगा, ब्रॉडली आएगा। तो अनडाउटली इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे। तो 10th का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाइडली। आगे देखते हैं। इन हिज एड्रेस टू द टीचर्स द वाइस चांसलर डैश सर्टेन मेजर्स बीइंग टेकन फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कॉलेज एजुकेशन। तो ऑप्शन क्या क्या देखें, ऑप्शन दिए है डिक्लाइन, डायरेक्टेड, एडवाइज्ड, हाईलाइटेड। तो इन हिज एड्रेस टू द टीचर्स द वाइस चांसलर हाईलाइटेड सर्टेन मेजर्स बीइंग टेकन फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कॉलेज एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाईलाइटेड। फिर है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मैं आपको पहले बता दूं, जो मैंने ये पेपर बनाया है, मैंने पिछला पेपर जो है उसे स्टडी किया अच्छे से और उसके पैटर्न को देखते हुए इस पेपर को बनाया। तो आपको जो पिछले एग्जाम में जो टॉपिक आए थे उन्हीं टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। ऐसे नहीं सेम क्वेश्चन रखे, मैं टॉपिक सेम रखे हैं, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ नया पेपर डाल दिया। आपका जो लेवल है वो इसी टाइप का रहेगा, ना ज़्यादा हार्ड रहेगा ना ज़्यादा ईजी, मीडियम टाइप का ही पेपर आएगा। तो लेवल सेम ही है और पैटर्न भी सेम ही रखा है। अब देखिए पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, आपको अरेंज करना था इसमें, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको जो ये सेंटेंस दिए 4, इनको फॉर्म करना है इस वे में कि सेंटेंस इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो हमें लाइन क्या दी है, फॉर द फ्यूचर एंड पोजेज द मेजर चैलेंजेस कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आएगा कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन, ये आपका फर्स्ट होगा, शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड सेकंड, फिर आएगा एंड पोजेज द मेजर चैलेंज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो सेंटेंस क्या बना आपका, इसमें आपको बोला कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड पोजेज द मेजर चैलेंज फॉर द फ्यूचर। तो क्वेश्चन 12 का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, ठीक है। हिंदी में आप क्या समझे कि जो कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन है वो जैसे हाउसेज में एनर्जी यूज़ हो रही है, कमर्शियल पर्पस में यूज़ हो रही है, तो वो एक इंक्रीजिंग वे में यूज़ हो रही है। उससे जो आपका आगे आने वाला फ्यूचर है उसको मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो एनर्जी है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसे हम बिना सोचे समझे यूज़ करते रहेंगे बहुत ही एक्सटेंसिव वे में, तो आगे फ्यूचर में हमें ज़रूर प्रॉब्लम देगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर है अरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले रीड करनी है लाइन्स, जैसे इसमें लाइन्स दे रखी है, ऐसे नहीं कि पहले आप सीधा करने लगे, पहले सीधा एक बार लाइन रीड कर लो। बाय हर इंडल्जेंट पेरेंट्स द चाइल्ड वॉज सो स्पॉइल्ड व्हेन शी डिड नॉट रिसीव ऑल द अटेंशन दैट शी पॉटेड एंड बिकम सलन। तो इस सबको पता लग जाएगा कि कुछ पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन है, उसमें बता रखा है कि इंटेंशन नहीं मिलेगी तो वो कुछ पॉटेड ऐसे मुंह बनाते हैं ना, पॉटेड मुंह बना देते हैं। तो ऐसा कुछ आपको पता लग गया पढ़ने से। अब आपको सेंटेंस बनाना है कि मीनिंगफुल कैसे बनेगा। तो इसमें आपका जो मीनिंगफुल कैसे बनेगा, द चाइल्ड वॉज सो स्पॉइल्ड बाय हर इंडल्जेंट पेरेंट्स दैट शी पॉटेड एंड बिकम सलन व्हेन शी डिड नॉट रिसीव ऑल देयर अटेंशन, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन सी, QPSR, ठीक है, QPSR। तो द चाइल्ड वॉज सो स्पॉइल्ड, फर्स्ट लाइन ये होगी। फिर आएगा बाय हर इंडल्जेंट पेरेंट्स, यानी इंडल्जेंट क्या होता है, जैसे मतलब कुछ भी करने दो, रोकना नहीं किसी अपने चाइल्ड को, तो इंडल्जेंट बोलते हैं उसके लिए। द चाइल्ड वॉज सो स्पॉइल्ड बाय हर इंडल्जेंट पेरेंट्स दैट शी पॉटेड एंड बिकम सलन, यानी एक पॉटेड फेस बनाते हैं, जैसे फोटो खींचने के लिए पॉटेड मुंह फुला लेते हैं, तो वैसा फेस बना लेता है जब उसकी जो पेरेंट्स है उसे अटेंशन नहीं देते हैं। व्हेन शी डिड नॉट रिसीव ऑल देयर अटेंशन।
तो देखिए पहले मैंने इसे पढ़ा, मैं थोड़ा सा मीनिंग समझा, उससे मैंने इसका सेंटेंस बनाया। तो ऐसे एक बार पढ़ के थोड़ा मीनिंग समझने की कोशिश करना, तभी आप सेंटेंस बना पाओगे। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, 13th का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 14th है सिलेक्ट द नियरेस्ट सिनोनिम। तो आपको सिनोनिम बताना है इसमें। ठीक है, सिनोनिम क्या होते हैं, जिनमें मीनिंग सेम होता है। जैसे यहाँ वॉचफुलनेस दिया है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा जिसमें मीनिंग सेम रहेगा, यानी इसका सिनोनिम वर्ड। तो ऑप्शन क्या दिए, सुपरविजन, कस्टडी, सुपरिटेंडेंस या विजाइल। तो वॉचफुलनेस का जो सिनोनिम होगा वो होगा विजाइल। ठीक है, विजाइल। वॉचफुलनेस का जो सिनोनिम होगा वो होगा विजाइल। नेक्स्ट है, अब मैं इसको बता भी दूँ, अगर आपको बता, जैसे वॉचफुलनेस हो गई, आप मतलब कुछ अच्छे से मतलब किसी पे आप नज़र रखिए, तो जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट हो गया, देखिए विजाइल उसी से यूज़ हो रहा है ना, यानी वो नज़र रखते हैं कि हाँ कुछ गैरकानूनी नहीं, काम तो नहीं हो रहा। तो वैसे ही वॉचफुलनेस का हो गया विजाइल। तो ऐसे थोड़ा आप समझ लो इसको। बाकी अपोजिट देखते हैं, सिलेक्ट द अपोजिट मीनिंग और एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो अपोजिट बताना है आपको अफेक्शन का। अफेक्शन का जो अपोजिट होता है वो क्या होगा, सिंसियरिटी होगा, ह्यूमिलिटी होगा, स्टेरिंग होगा या अफ्लुएंट होगा। तो अफेक्शन क्या हो गया, यानी आपको मतलब कुछ प्यार टाइप है किसी से, और मतलब अफेक्शन है आपको उसके प्रति। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या है, ह्यूमिलिटी, यानी किसी को बेइज्जती करना किसी की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अपोजिट बताना था। फिर है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड चूज। तो इसमें आपको एक सेंटेंस दे रखा है, आपको एरर बताना है। पहले तो आपको रीड ही करना है इस सेंटेंस को। रविशंकर परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल हु हैज़ कम टू हेयर हिम। तो आपको बताना है कि किस जो इसमें सेंटेंस में कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ एरर है। तो देखिए रविशंकर परफॉर्मेंस वॉज, तो वॉज से क्या पता लग रहा है ये सेंटेंस आपका पास्ट में है। ठीक है, वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल हु हैज़ कम टू हेयर हिम। अब देखिए यहाँ हैज़ यूज़ हो गया, हैज़ क्यों यूज़ होगा, यहाँ पर हैड यूज़ होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जो सेंटेंस है वो तो पास्ट में है, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ है, वो इस सेंटेंस में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, द रविशंकर परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल हु हैड कम टू हेयर हिम। तो यहाँ हैड होना चाहिए था, तो क्योंकि पास्ट में सेंटेंस था तो हैड यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं फ्री टेस्ट सीरीज़ बनाता रहता हूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम ऐप में ज्वाइन सर्च कर लेना HP एग्ज़ाम अफेयर्स, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट एग्ज़ाम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। और अगर आप बाय करना चाहते हो स्पेशली टेस्ट सीरीज, जैसे पुलिस के लिए आप टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो 10 टेस्ट विद आंसर की, इसी पैटर्न में जैसे मैंने अभी बना रखे लेटेस्ट पैटर्न पे, तो आप हमसे बाय भी कर सकते हो। साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी इंग्लिश सबका स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आते हैं, तो इनको कोई मतलब रोकेगा नहीं इन क्वेश्चन को आने से। तो हमने हर एक टॉपिक पे आपकी PDF बना रखी है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक स्टडी मटेरियल वैसा रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, और टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिल जाएगी। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो नंबर दिया है 7018186561, इस पर व्हाट्सएप कर दो, आपको जो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज है वो 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आपको बस व्हाट्सएप करना है, बाकी मैं सारी डिटेल्स वहाँ पर दे दूँगा। तो जो इंटरेस्टेड होंगे टेस्ट सीरीज बाय करने के लिए वो यहाँ से ले सकते हैं, बाकी फ्री तो हम डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फ्री भी आपको मिलती रहेगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो मारकंडा खड्ड कौन से जिले से बहती है? इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिरमौर। जो आपका सुकेती फॉसिल पार्क है ना सिरमौर में, वो भी इसी जो मारकंडा खड्ड है इसके किनारे में है। ठीक है, तो जो सुकेती फॉसिल पार्क है मारकंडा खड्ड के किनारे में ही है, और जो मारकंडा खड्ड है कहाँ है, ये है सिरमौर में, सिरमौर से बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। फिर है, विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग कब की? तो विधानसभा से जो प्रस्ताव था हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट बनाने का, वो कब पास हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन सी 1968 में। और जो आपका हिमाचल प्रदेश था वो स्टेट कब बना? वो बना 25 जनवरी 1971 में। ठीक है, 1971, 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश एक स्टेट बन गया। और जो विधानसभा थी हिमाचल प्रदेश की 1968 में, उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाने का। बाद में जो स्टेट बनती है वो बनती है 25 जनवरी 1971 को। और जो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ये हिंदी में लिखे वैसे तो वैसे हिंदी में आप समझ जाओगे, मगर जो आगे मैथ और रीजनिंग आएगी वो मैंने दोनों लैंग्वेज में दी है। मैथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, ताकि आपको डिफिकल्टी ना रहे। बाकी जो जीके है वो तो आप समझ जाओगे, हिंदी में सिंपल सी भाषा यूज़ की गई।
तो ऐसे अगर इंग्लिश में भी कोई स्टूडेंट सॉल्व करता हो पेपर, जिसको ज़्यादा इंग्लिश ही आती हो, तो वो भी इसे ईजिली सॉल्व कर सकता है। फिर है स्थानीय भाषा में ग्लेशियर किस नाम से जाने जाते हैं? तो ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? घराट बोलते हैं, शिगरना बोलते हैं, न्यूल बोलते हैं या शिगड़ी बोलते हैं? तो ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? शिगड़ी बोलते हैं स्थानीय भाषा में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिर है कांगड़ा किला किस वर्ष भूकंप से तहस नहस हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था। कब आया था? 1905 में आया था। उसमें कई अंग्रेज़ भी मर गए थे, कई सारे अंग्रेज़ मर गए थे। तो ये भूकंप 1905 में आया था और इसमें जो कांगड़ा किला था वो थोड़ा तहस नहस हो गया था, मतलब उसमें दरारें आ गई थी। तो ये भूकंप कब आया था? 1905 में आया था। फिर है हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, शिवालिक है, जास्कर है या धौलाधार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जास्कर। ठीक है, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो जास्कर है। जो सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? वो है शिवालिक। और जो आपकी धौलाधार और पीर पंजाल है ये मिड रेंज में आती है, यानी मध्य जो पर्वत श्रेणी है उसमें आते हैं। बाकी इसमें हमसे पूछी थी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो इसका राइट आंसर है जास्कर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। जो थीम्स होंगी वो भी याद कर लेना, डेज भी याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। फिर है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जो नेचुरल रबड़ है वो सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में होता है? तो ऑप्शन क्या दिए? असम, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। ठीक है, केरल में होता है जो प्राकृतिक रबड़ है यानी नेचुरल रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन। फिर है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिए? तमिलनाडु से है, बाढ़ नियंत्रण से है, दूध का आयात या डेयरी विकास? तो जो आपका ऑपरेशन फ्लड था ये किससे रिलेटेड था? ये था डेयरी विकास से। ठीक है, वैसे दूध से रिलेटेड है। अब कुछ स्टूडेंट दूध ही पढ़ेंगे वो सीधा इसको आंसर ले लेंगे, मगर ये आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। ठीक है, डेयरी विकास। तो जो दूध की प्रोडक्शन थी उसको बढ़ानी थी, आयात नहीं करना था कि बाहर से थोड़े लेके आना था दूध और कंट्री से इंडिया में। तो इंडिया में रह के जो उसकी प्रोडक्शन थी वो बढ़ानी थी, यानी डेयरी का विकास करना था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो राइस बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को बोलते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो आपका राइट आंसर है कब स्टार्ट हुआ, वो हुआ 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 1942 को। फिर है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी जो ज्वाइंट सिटिंग होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठते हैं, तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा का स्पीकर करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो जो भारत का संविधान था उसे कब अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तभी हम संविधान जो दिवस है वो 26 नवंबर को मनाते हैं। तो संविधान जो था उसे अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और एनफोर्स कब किया था यानी इफेक्टिव कब हुआ था? वो था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो तब 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव हुआ यानी एनफोर्स में आया संविधान। बाकी 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट ही कर लिया था उसको। फिर काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो जो आपकी काली मिट्टी है यानी ब्लैक सॉइल है वो किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कपास यानी कॉटन। ठीक है, तो कॉटन की जो खेती है वो ब्लैक सॉइल में की जाती है। फिर है निम्न में से एक खारिफ फसल है, तो हमें दे रखी ऑप्शन जौ, गेहूँ, चावल, चना। इसमें से खारिफ फसल कौन सी है? तो खारिफ फसल है चावल। ठीक है, राइस। तो राइस एक खारिफ फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो जो मुगल वंश था उसकी स्थापना भारतवर्ष में कब हुई? ये हुई 1526 में। जो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था और जो मुगल वंश था उसकी स्थापना की थी। तो कब की थी? वो 1526 में की थी। नेक्स्ट है
हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो बहुत ही चर्चा में रही है, आपको पता ही है, अभी स्ट्राइक्स भी चली हुई है, जो युवा पीढ़ी है वो इसके खिलाफ बहुत प्रदर्शन कर रही, जो अग्निपथ योजना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है अग्निपथ योजना। तो ये 4 साल की स्कीम है जिससे आप इंडियन आर्मी में योगदान दे सकते हो, जॉब कर सकते हो, और 4 साल बाद जो 25% लोग होंगे जो सिलेक्टेड होंगे वही आगे कैरी करेंगे, बाकियों को रिटायर कर देंगे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक की जा रही है इसकी वजह से, मगर मैं तो कहूँगा अभी इन चक्रों में मत पढ़ो, पुलिस का एग्ज़ाम है उसे दे लो, उसके बाद ही इन चक्रों में पढ़ना, क्योंकि अगर अभी केस बन गया तो एग्ज़ाम से तो आप जाओगे क्योंकि करेक्टर में आपके आ जाएगा। तो 3 जुलाई तक रुक जाओ, फिर तो आपका अपना जैसा आपको ठीक लगे, ऐसा नहीं कि मतलब तोड़-फोड़ करनी है, मतलब पीसफुल वे में भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ये योजना लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही तो भी आपकी अपनी चॉइस है, मगर 3 जुलाई तक रुक जाओ, तब तक कुछ भी उल्टा सीधा मत करना। बाकी चलिए हम आगे देखते हैं। फिर वापस वही स्टडी मटेरियल का आ रहा है कि आपको लेना होगा तो नंबर यहाँ दे रखा है। टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी, 10 टेस्ट विद आंसर की। अब टाइम कम रह गया, और टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो। बाकी स्टडी मटेरियल हमने दे रखा है, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ऐसा है, अभी टाइम कम है, जितनी अच्छी तैयारी कर सकता हो कर लो। 10-15 दिन बचे हैं, इसमें जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा वही निकल जाएगा। और स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे नहीं मेहनत ही करनी है, एक स्मार्ट वर्क भी होता है। मैंने कुछ स्टूडेंट देखे वो 2-2 3 साल भी मेहनत करते रहते हैं, तब भी एग्ज़ाम नहीं निकलता, और कुछ 2-3 महीने करके भी निकाल देते हैं। तो वही है स्मार्ट वर्क, आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आता है, पैटर्न क्या है, और आपको तैयारी कैसे करनी है। ये नहीं बस पढ़ते जाना है, पैटर्न को समझो, उसके हिसाब से तैयारी करो। चलिए आगे देखते हैं। 33 क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग कौन सा है? तो ये अब आपकी साइंस के क्वेश्चन आ गए। अब मैं इसमें आपको डायग्राम ही बता देता हूँ। जैसे जो लेयर होती है 3 उसमें डिवाइडेड होती है। जो आपकी सबसे नीचे होती है ये आपकी कोर होती है, फिर बीच वाली मेंटली होती है, और इसके ऊपर वाली क्रस्ट होती है। तो यहाँ पर आपको कौन से मेटल होते हैं कोर में? यहाँ होते हैं निफे, ठीक है, निकल और आयरन। बीच में होते हैं आपके सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और जो आपकी क्रस्ट है इसमें होते हैं सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसे याद रखने का तरीका है सियाल, और इसे बोलते हैं सीमा। ठीक है, यहाँ पर ए कर दो, सीमा, और ये निफे, तो ऐसे याद रख सकते हो। अब हमसे पूछा है कि जो कोर है उसमें कौन से होते हैं, तो कोर में निफे, निकल और आयरन, यानी लोहा और निकल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो साइंस का क्वेश्चन है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो आपको बताना है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है इनमें से? तांबा, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चांदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर है, किसी मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो कौन सी मिट्टी है जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की जो आवश्यकता है वो नहीं होती? तो काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्लैक सॉइल। ठीक है, काली मिट्टी में जो सिंचाई है उसकी आवश्यकता नहीं होती। फिर है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ठीक है, सॉरी, कमरे के ताप में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये बताना है जो रूम टेम्परेचर में कौन सा इनमें से नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन क्या दिए? एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, तांबा, पारा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ब्रोमीन। वैसे तो जो आपका पारा है ये भी होता है लिक्विड, मगर ये एक आपका मेटल है। ठीक है, इसमें पूछा था कौन सा अधातु यानी नॉन मेटल, तो ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ये भी जो रूम टेम्परेचर है उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए आगे देखते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो कौन सा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोडियम। फिर है, शरीर का तापक्रम यानी टेम्परेचर कहाँ नियंत्रित होता है? तो जो हमारे शरीर का टेम्परेचर वो कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका ऑप्शन क्या दिया है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, या पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, हाइपोथैलेमस में जो हमारा शरीर का टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है, नियंत्रित होता है। फिर है, आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो जो हमारे आँखों में रोशनी आती है उसे कौन नियंत्रित करता है कि कितनी रोशनी आनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन क्या दिए? कॉर्निया, प्यूपिल, ऑप्टिक नर्व, या क्रिस्टलाइन लेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्यूपिल, यानी आँख की जो पुतली होती है। फिर है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदार वायुमंडल गैस कौन सी है? तो जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए कौन सी जो गैस है वो मुख्य तौर पे जो आपकी जिम्मेदार है? तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं नाइट्रोजन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो
है कॉज जिससे होता है ज़्यादा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम हिंदी की क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का क्या है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रति प्लस एक। नेक्स्ट है हिंदी का। हिंदी वैसे इजी रहती है, कुछ गिने चुने टॉपिक होते हैं वही पढ़ने आपको। जैसे इंग्लिश में हमने वन वर्ड इडियम फ्रेजेस किया, वैसे इसमें मुहावरे होते हैं, आपको मुहावरे पढ़ने हैं, समास पढ़ने, संधि पढ़ने, तो ये टॉपिक आपके आते आते हैं। तो 42 क्वेश्चन है, लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय उपसर्ग आपको पता होना चाहिए। तो लेखक में कौन सा है, इसमें अग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, प्रत्यय बताना था। अब है देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या बहुव्रीहि है। तो देवासुर में कौन सा है, इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है, जो अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए रात दिन, तो वो भी आपका द्वंद्व समास में आता है। जैसे इसमें देव और असुर दोनों आ रहे हैं ना, देवासुर, तो ये भी आपका द्वंद्व होगा। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो वर्ड होता है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर है निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो ऑप्शन क्या दिए, वीर, मनुष्य, गुरु, शत्रुता। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, शत्रुता। फिर है इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है। तो चोर का पर्यायवाची बताना है, शशि है, मूषक है, धनज है या बेशर है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है मूषक। ठीक है, चोर का जो सही पर्यायवाची है वो है मूषक। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है। ठीक है, तो अशुद्ध बताना है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी इनमें से किसी एक वर्ड में। तो कल्याण ये तो आपका ठीक लिखा है, जो रसायन है ये भी ठीक लिखा है, जो पुण्य है ये गलत लिखा है, कलश भी ठीक लिखा है। तो पुण्य कैसे लिखते हैं, पुण्य में जो ऊ की मात्रा है वो छोटी होती है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, पुण्य गलत लिखा हुआ है। फिर है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नायक का आपको स्त्रीलिंग रूप बताना है। नायक का क्या होगा, नायिका। ठीक है, तो 47 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें स्पेलिंग ही देखनी थी, नायिका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनता है। तो उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ऑप्शन क्या दे रखें, ऑप्शन देखें, उतार, उधार या उदार या आहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उधार। ठीक है, फिर जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावा नल बोलते हैं, कामनल बोलते हैं, बड़वा नल बोलते हैं या जठा नल बोलते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग बोलते हैं दावा नल। ठीक है, ये क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में पहले भी आ रखा है। जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, तो दावा नल। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह ही है एक तरह से, तो ये टॉपिक भी आप पढ़ लेना। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको अशुद्ध जो वाक्य होगा, अशुद्ध भाग होगा वो बताना है। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। कोई त्रुटि नहीं है, यानी कोई इसमें गलती नहीं है। तो तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक, यहाँ पर आपकी त्रुटि है, क्योंकि जो जैसे ये बोला तुम कक्षा में आते हो तो तुम तो अपनी पुस्तक आएगा यहाँ पर। ठीक है, तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी की जगह अपनी आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर आपका अशुद्ध है ये भाग। 51 है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। तो इसका क्या मतलब होता है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा। तो ये मुहावरे लोकोक्तियों का है आपका टॉपिक। एक तो करेला आप तीता दूजा नाम चिड़ा, नीम चिड़ा। ठीक है, नीम चढ़ा। एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे का अच्छे से संग होना, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान या बुरे का बुरे से संग होना। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, बुरे का बुरे से संग होना। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, तो इसका जो अर्थ है वो है बुरे का और बुरे से संग होना। 51 इसका राइट आंसर है। 52 है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। तो इसका क्या अर्थ होता है, मतलबी होना, होशियार होना, मूर्ख होना या अनुभव होना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका मतलब होता है अनुभव होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर है कृतज्ञ का विलोम होगा। तो विलोम शब्द बताना है, अपोजिट बताना है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कृतघ्न। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, तो ये तो सिंपल सा ही है, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शुद्ध रूप है। तो पैतृक, इसका शुद्ध रूप बताना है, यानी स्पेलिंग आपको सही बतानी है पैतृक की। पैतृक क्या होगा, जैसे पैतृक संपत्ति, यानी जो आपके फादर की संपत्ति है, पापा की संपत्ति, वो आपको मिल गई। जैसे मुझे मेरी पैतृक संपत्ति मिली, तो यानी फादर की संपत्ति, तो वो वर्ड है पैतृक। तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह कैसा होता है? ऐसे होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। 57th क्वेश्चन है, शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, शी वॉक 20 मीटर्स, टर्निंग लेफ्ट शी मूव 15 मीटर्स एंड देन टर्निंग राइट मूव 25 मीटर्स, फाइनली शी टर्न राइट एंड मूव 15 मीटर्स मोर, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट? तो डायरेक्शन सेंटेंस का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सबसे पहले डायरेक्शन लिखनी होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से शोभा चलना स्टार्ट करती है। शोभा का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है और वो 20 मीटर चलती है, तो इस तरफ उसे 20 मीटर चला लो, यहाँ 20 लिख दो। टर्निंग लेफ्ट शी मूव्ड 15 मीटर्स, तो राइट इसका किस तरफ है? दाईं तरफ है, और लेफ्ट किस तरफ हुआ? इस तरफ हुआ। तो उसकी फेस की डायरेक्शन से देखना है कि राइट लेफ्ट किस तरफ है, तो लेफ्ट इस तरफ होगा। इस साइड वो 15 मीटर चलती है। ठीक है, चल गई। देन टर्निंग राइट मूव 25 मीटर्स, तो यहाँ से अब वो राइट को जाएगी, तो इस साइड जाएगी, तो 25 मीटर्स यहाँ चला लो। फिर लिखा है फाइनली शी टर्न राइट एंड मूव 15 मीटर्स मोर, तो यहाँ से भी अब वो राइट जाएगी, यानी इधर को जाएगी 15 मीटर्स। अब पूछ रहा है हाउ फार शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखिए ये डिस्टेंस था, ये 20 मीटर था और ये वाला ऊपर 25 था, तो नीचे भी कितना होगा? 25 मीटर होगा। तो टोटल कितना हो गया? 20 + 25 45 मीटर। ठीक है, ईजी सा ही क्वेश्चन है। जैसे जैसे आपको डायरेक्शन बोल रही है आपको उस डायरेक्शन में चलाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 45 इसका राइट आंसर है। तो 57th क्वेश्चन का राइट आंसर है 45, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर है विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी आएंगे, ये जो आपकी लेटर सीरीज होते हैं उससे होते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो पहले मिल जाता है एग्जाम से पहले। तो आपको क्या करना है, ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स लिखने हैं और उन्हें नंबरिंग करनी है, जैसे 1 2 3 ऐसे आपको नंबरिंग कर देनी है। A to Z टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो 5 मिनट पहले पेपर मिलेगा, ये कर लेना है, चीटिंग नहीं है। बस आप अपने जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उन्हें जल्दी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर आप पेपर के टाइम इसे लिखोगे फिर करने लगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और मैथ और रीजनिंग आपको पता है टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, तो हमें तो टाइम बचाना ही बताना है। तो 5 मिनट पहले पेपर मिलेगा, ए से लेकर जेड तक आपकी जो नंबरिंग सीरीज होगी, लेटर्स होंगे, सारे लिख देना और उन्हें नंबरिंग कर देना। अब देखिए कितनी जल्दी मैं आंसर निकालूंगा। FBI है, FBI में रिलेशन देखते हैं। देखिए F यहाँ लिखा है, B यहाँ लिखा है और I यहाँ लिखा है। तो 3 पहले B लिखा है, 2 बाद I लिखा है। वैसे QMT, Q कहाँ लिखा है? Q ये रहा, M ये रहा और T ये रहा। तो 3 पहले M लिखा है, जैसे PON बीच में ना, फिर M है, तो यहाँ पर देखिए PON में फिर M आ रहा है। तो 3 पहले, 3 के बाद M आ रहा है, फिर RS से बीच में 2 के बाद T आ रहा है। वैसे हम देख लेते हैं VRY, तो V ये रहा, R ये रहा और Y आ रहा। तो यहाँ पर भी देखिए 3 बीच में आ रहे हैं और 2 के बाद Y आ रहा है। अब HEK में देखते हैं, H का है, H ये रहा, E है और K यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए 2 गैप है, यानी 2 जो लेटर है बीच में है। तो बाकी में 3 और 2 का बन रहा है, यहाँ 2 और 2 आ रहे हैं। देखिए तो पहले 3 का होना चाहिए था, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर भी 2। तो ये आपका जो है वो ऑड है इसमें, जो आपकी ग्रुप दे रखा है। ठीक है, HEK इसका आंसर होगा। तो जो आपकी ये सारी लेटर्स हैं ये पहले लिख लेना और इन्हें नंबरिंग कर देना, बहुत ही यूजफुल रहेगा। और भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे तब हमें पता लग जाएगा। तो 59 क्वेश्चन क्या दिया है? 11 17 19। अब इसके अगले उसमें क्या आएगा? तो देखिए आपको देखने से पता लग रहा है ये आपके प्राइम नंबर्स है। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो अपनी टेबल और 1 की टेबल से डिवाइड होते हैं एक तरह से, उनकी टेबल में आते हैं। तो 11 एक प्राइम नंबर है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है और फिर क्या है 29। तो देखिए यहाँ पर 11 और 17 आया, यानी 11 और 17 13 स्किप कर दिया। यहाँ 19 आ रहा है, तो 19 के बाद 29 आएगा, 23 स्किप हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 29। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड फ्यूटाइल इज रिटन एज, कुछ कोड दे रखा है आपको, ऐसे लिखा है। हाउ विल द वर्ड पेंसिल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? तो सबसे पहले हम फ्यूटाइल लिख लेते हैं। अब मैंने आपको बोला था जो हमने अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लिखी है वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी और क्वेश्चन में भी। तो देखिए इसमें भी हेल्प होने वाली है, HYVMNI, तो ऐसे लिखते हैं। अब देखिए F और H में रिलेशन देखते हैं। F और H में रिलेशन क्या है? देखिए F ये रहा और उसके 2 बाद H आ गया। ठीक है, तो +2 हो गया। अब U और Y में देखते हैं, U और Y का है, U ये रहा और Y ये रहा। तो चौथा जो लेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है Y। वैसे T और V में देखते हैं, T कहाँ पर है? T ये रहा और V यहाँ है, यानी दूसरा जो लेटर है वो कौन सा आ रहा है? V आ रहा है। ठीक है, वैसे I और M में जो चौथा लेटर आएगा वो M आएगा। तो ऐसे रिलेशन बन रहा है कि दूसरा लेटर जो है वो ये आ रहा है H, चौथा Y आ रहा है, दूसरा फिर V आ रहा है, चौथा M आ रहा है। तो ऐसे आपका ये बन रहा है। अब हम पेंसिल में देखते हैं,
मान लीजिए यहाँ पर पेंसिल लिख लेता हूँ मैं, तो PENCIL। तो P के बाद जो दूसरा लेटर है वो कोड आना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या है R रखा है P के बाद दूसरा, तो R लिख लो। E के बाद चौथा FHGI, तो I आएगा। फिर क्या है N के बाद दूसरा होना चाहिए, N के बाद दूसरा P है। C के बाद चौथा कौन सा है DEFG, तो G होगा। फिर I के बाद दूसरा K, L के बाद चौथा कौन सा लेटर है P, तो ये इसका कोड बनेगा। तो देखिए RIPGKP, तो ये तो किसी में भी नहीं दे रखा, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या आंसर है, नन ऑफ दिस। तो देखिए अल्फाबेटिक सीरीज जो हमने लिखी थी कितनी हेल्पफुल रही हमारे लिए। अब आगे करते हैं, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो हमें एक ग्रुप दे रखा है, हमें बताना है कौन सा इनमें से बिलोंग नहीं करता। अब देखिए टोर्टोइज है, डक है, स्नेक है, वेल है। जो टोर्टोइज है यानी कछुआ है, ये ज़मीन में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। डक वैसी ज़मीन में भी जा सकती है, पानी में भी रह सकती है। स्नेक भी पानी और ज़मीन दोनों में जा सकता है। और वेल है, ये आपकी ज़मीन में नहीं जा सकती, पानी में ही रहती है। तो ये इसमें ऑड वन आउट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर है इंट्रोड्यूसिंग राम प्रकाश, नीलमा सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ नीलमा इज रिलेटेड टू राम प्रकाश। तो सबसे पहले हम जैसे जैसे बोला वैसे लिखेंगे, राम प्रकाश की ओर संकेत करते हुए नीलम कहती है। ठीक है, तो एक राम प्रकाश है, ठीक है, और नीलम है। तो नीलम क्या कहती है, उसके भाई का पिता, यानी जो राम प्रकाश है उसका एक ब्रदर होगा और उसका पापा, यानी इन दोनों का ही पापा हुआ हो, ठीक है, फादर, वो का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। तो इसका जो फादर होगा उसका फादर, ठीक है, यानी इसका जो दादा होगा उसका एकमात्र पुत्र कौन है, ये राम प्रकाश, और उसके भाई का जो फादर है। तो मतलब जो उसका फादर है और इन दोनों का फादर है वो एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो राम प्रकाश है, नीलमा है और उसका भाई, ये तीनों भाई बहन है, ठीक है, आपस में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ नीलमा इज रिलेटेड टू राम प्रकाश, तो क्या हुई, सिस्टर हुई, जो राम प्रकाश है उसकी सिस्टर नीलमा हुई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिर है, इन अ लाइन ऑफ बॉयज गणेश इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट एंड राजन इज 15 फ्रॉम द राइट, दे इंटरचेंज देयर पोजिशन, नाउ राजन इज 20 फ्रॉम द राइट, वट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताने, तो एक लाइन है उसमें जो गणेश है उसके 12th पोजीशन है। ठीक है, अगर आप राइट से लेफ्ट से देखोगे, यानी इस साइड से देखोगे, तो गणेश की 12th पोजीशन है और राजन की राइट से कौन सी है, 15th पोजीशन है। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो राजन अब 20 हो गया फ्रॉम राइट, तो पहले यहाँ पर था, यानी 20 स्टूडेंट हो गए राइट में, जो आपका राजन है। ठीक है, इस तरफ 20 स्टूडेंट हो गए और हमें पता है गणेश के जो लेफ्ट साइड थे वो थे 12, मगर अब राजन आ गए तो यहाँ पर कितने हो गए, 12 स्टूडेंट हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो 12 और 20 इसमें जो आपका राजन है ये 2 बार काउंट होता है, तो आपने क्या करना है 20 + 12 - 1, आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 - 1 कितना हो गया, 31, तो 31 इसका राइट आंसर है। जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है वो कितने, 31, क्योंकि अब जब यहाँ से गिन रहे हो तो 12वें में आपका राजन है और इस तरफ से गिन रहे हो 20वां, तो आपका राजन है, तो राजन 2 बार आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके 1 माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 31। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 64 क्वेश्चन क्या है। अब इसमें हमें साइन ही बदलने, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 288 लिखा है, अब माइनस को क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा होगा माइनस, माइनस मीन्स डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड लगा दो। 32 प्लस का क्या मतलब है, यहाँ पर लिखा होगा कहीं प्लस मीन्स इनटू, तो इनटू कर दो। 6 इनटू का मीन्स है माइनस, यहाँ माइनस कर दो। 45 और डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड का मतलब है प्लस, तो +9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 64 का जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 18। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा जब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, 288 को जब आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपका 9 आएगा, इंटू 6 करना है आपने, फिर -45 और +9। ठीक है, तो 9 × 6 आपका 54 हो गया, 54 में से -45 + 9, तो इसको जो आप सॉल्व करोगे आपका 18 आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। विच नंबर विल फिट इन द फॉलोइंग सीरीज़, तो हमें सीरीज़ दे रखी है, अब हमें नंबर बताना है कि इस सीरीज़ में कौन सा नंबर आएगा। तो सीरीज़ क्या दे रखी है, 0, 7, 26, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा, 124, 215। तो देखिए अब 0 कैसे आया, ये आया 1 का क्यूब -1, तो आपका आया 0। फिर हम करेंगे 2 का क्यूब -1, ये आएगा 7। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, -1 करो 7 आ गया।
वैसे ही 3 का क्यूब करोगे -1, ये आएगा 26। तो नेक्स्ट क्या होगा 4 का क्यूब -1, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64, -1 करोगे 63। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 63 आपका यहाँ पर आएगा। अब 124 कैसे आएगा, 5 का क्यूब -1 ये होगा 124, वैसे 6 का क्यूब -1 ये होगा 215। तो 63 आपका राइट आंसर है। 65 का जो राइट आंसर है वो है 63। चलिए आगे करते हैं। 66 क्वेश्चन है, सीमा's younger brother Sohan is older than Sita, Shweta is younger than Deepti but older than Seema, who is the eldest in the age। तो आपको बताना है सीमा यंगर ब्रदर सोहन इज ओल्डर देन सीता। तो सीमा है एक, उसका यंगर ब्रदर है यानी उससे छोटा होगा सोहन, इज ओल्डर देन सीता यानी सीता से बड़ा है तो सीता नीचे आएगी। फिर बोल रहा है श्वेता इज यंगर देन दीप्ति बट ओल्डर देन सीमा। तो श्वेता इज यंगर देन दीप्ति, जो श्वेता है वो दीप्ति से यंगर है यानी दीप्ति के नीचे आएगी श्वेता, बट वो सीमा से बड़ी है तो सीमा के ऊपर आई। तो इसमें पूछ रहा हु इज द एल्डेस्ट इन एज यानी सबसे बड़ी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा दीप्ति। ठीक है, जैसे जैसे बोला था वैसे मैंने लिखता गया उनकी पोजीशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 66 का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, इफ 5th February इज अ फ्राइडे इन अ ईयर देन व्हाट विल बी द डे ऑन 10th August ऑन द सेम ईयर। तो देखिए अब हमें बताना है कि 5th February को फ्राइडे है तो हमें बताना है 10th अगस्त को क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें पता नहीं कि ये लीप ईयर वाला है कि सिंपल जो आपका ईयर होता है वैसा है। तो हम क्या करेंगे फरवरी में पहले 28 डेज मान लेते हैं। तो 28 में से 5 माइनस कर दो क्योंकि 5th February की बात बोल रहा है। तो कितने बचे 23। फरवरी में आपका 23 है। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, अब हम सब में देखते हैं। फरवरी में 23 डेज बचे क्योंकि 5 फरवरी की बात बोल रहा है तो 23 डेज बचे आपके। जनवरी फरवरी मार्च में कितने होंगे 31 होंगे, अप्रैल में कितने होंगे 30 होंगे, मई में कितने होंगे 31। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो जून में आपके 30 है, जुलाई में आपके 31 हैं और अगस्त कितने तक बोल रहा है 10 अगस्त को बताना है तो यहाँ पर 10 होगा। तो इनको ऐड कर दो सारी डेज को, जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 186 आएगा। तो टोटल डेज हमने ऐड कर दिए। अब इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। जब आप 186 को 7 से डिवाइड करोगे, 186 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 होता है 7 2 होता है 14, 4 बचा 6 नीचे आएगा, 7 6 जो होता है 42, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 4 आया। तो फ्राइडे में 4 प्लस कर दो, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ट्यूसडे। मगर अगर लीप ईयर होता तो यहाँ पर जो हमने 23 लिया है इसकी जगह 24 आता है क्योंकि लीप ईयर में फ्राइडे में फरवरी में कितने दिन होते हैं 29। तो 29 में से 5 दिन तो पहले हो गए थे तो हम 24 लेते। तो इसका आंसर ट्यूसडे या वेडनेसडे दोनों हो सकता है। अगर लीप ईयर हुआ तो वेडनेसडे हो सकता है। तो अब हम 67 का राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी वेडनेसडे और ट्यूसडे। तो जितने दिन आपको काउंट करने 5 फरवरी से लेकर 10 अगस्त तक कितने टोटल डेज हैं उन्हें 7 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा उतने प्लस करने हैं आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वेडनेसडे या ट्यूसडे। बाकी लीप ईयर था इसलिए हमें वेडनेसडे भी हमारा आंसर आ सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे वो नंबर सीरीज है वो हमारी हेल्प करेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ लिखा है डे लॉन्ग, ठीक है, और एक नंबर दे रखा है। अब आपने अगर नंबर सीरीज लिखी होगी तो आपको एकदम से पता लग जाएगा। अब डी की वैल्यू देखिए, डी की प्लेस वैल्यू क्या है 4। ठीक है, 4 में मुझे यहाँ 5 दे रखा है यानी एक प्लस कर रखा है। ठीक है, तो 5 दे रखा है, डी की वैल्यू 5 कैसे है 4 तो है ही और एक प्लस करके 5। वैसे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, यहाँ देखिए 1 आ रही है ना ए की वैल्यू, मगर यहाँ पर क्या लिखी है 2 क्योंकि 1 प्लस कर दिया है। ठीक है, ए की 2 लिखी। वैसे वाई की प्लेस वैल्यू क्या है, वाई की है 25 और यहाँ पर क्या लिखी है 26 लिखी है ना, तो एक प्लस कर दी 25, वाई की 26 हो गई। तो वैसे ही अब आपका जो कॉर्डियल है इसकी आप निकाल सकते हो क्या आंसर होगा। ठीक है, सी की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है, वो है 3, एक प्लस कर दो 4 आएगा। ओ की जो प्लेस वैल्यू कितनी 15 है, तो 15 की एक प्लस करो 16 आएगा। वैसे ही आपका आर है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी दी है, आर की प्लेस वैल्यू है 18, 18 में एक प्लस करो 19। वैसे ही डी दे रखे हैं, डी की जो प्लेस वैल्यू है 4, एक प्लस करो 5। आई की प्लेस वैल्यू कितनी है, आई की है 9, एक प्लस करो 10। ए की कितनी है 1, तो 2 हो जाएगा एक प्लस करके। एल की प्लेस वैल्यू कितनी है, एल की 12 दी है तो यहाँ पर जाएगा 13। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 41619510 213।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो मैंने आपको बोला जो नंबर सीरीज आप ये लिखोगे A to Z लेटर्स सारे ये ज़रूर लिखना और नंबरिंग कर देना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे और टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। अगर बिना इसके देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे डे लॉन्ग ये नंबर बना कैसे। तो अगर एक बार इसे देख लोगे, इससे कंपेयर करोगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, देन व्हाट डज द कलर ऑफ क्लियर स्काई लुक्स लाइक। तो क्लियर स्काई का जो कलर कैसा होता है वो ब्लू होता है। तो ब्लू का मीन्स क्या है, ब्लू मीन्स ऑरेंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑरेंज नारंगी लगेगा, ठीक है। जो कलर ऑफ ब्लू क्लियर स्काई वो ब्लू होगा, मतलब ब्लू का मतलब क्या है, ऑरेंज। तो कैसे दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 69 का। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बॉक्सेस वाला है, और ये पिछले वाला जो आपका एग्जाम हुआ था ऐसे ही क्वेश्चन आया था बॉक्सेस का। तो आपको बॉक्सेस दे रखे हैं कि 8 बॉक्सेस है, उनके आपको पता नहीं ऑर्डर कैसा है, आपको बताने हैं। फिर उससे 3 क्वेश्चन अटैच हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। पहले आपको उसका फिगर बनाना है। तो चलिए हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, 8 बॉक्सेस ABCDEFGH आर प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। तो टोटल 8 बक्से हैं और एक के ऊपर एक नीचे रखे हुए हैं, हमें ऑर्डर पता नहीं है किस ऑर्डर में रखे हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले ये स्टेटमेंट लेते हैं, 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन A एंड F। तो A यहाँ लिखो और 2 बक्से बना दो बीच में और F लिख दो, ठीक है। और हमें पता नहीं कि F ऊपर भी हो सकता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ले सकते हैं हम। F ऊपर है, 2 बक्से बीच में और यहाँ पर A है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। 2 हमने केस ले लिए। अब हम लेंगे जिसमें A और F हमें दे रखे हैं। अब यहाँ देखिए C और G दे रखे हैं, इसको हम ले नहीं सकते। C और G तो हमारे जो केसेज है उसमें है, D भी नहीं है। यहाँ देखिए A और H दे रखा है, तो इस वाले केस को हम लेंगे क्योंकि यहाँ पर A की बात हो रही है, A हमारे दोनों केसेज में आ रहा है। तो 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन A एंड H। तो A और H के बीच में, यानी यहाँ 2 बक्से बनाओ और H लिख दो, ठीक है। तो A और H के बीच में 2 बक्से है, बना दिए। यहाँ पर भी हो सकता है 2 बक्से और H, तो दोनों केस अभी हमारे चल रहे हैं। अब हम लेंगे दूसरी स्टेटमेंट। अब देखिए E B ये भी हमारे किसी स्टेटमेंट में आ नहीं रही। यहाँ देखिए H आ रहा है, तो H हमारे जो केसेज है उसमें है, तो हम ये वाली स्टेटमेंट लेंगे, H इज़ प्लेस्ड इमिडिएटली बिलो B। तो B के नीचे H रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा B, और B के नीचे H रखा है, तो यानी इसको मिटा दो, यहाँ पर हम B लिखेंगे क्योंकि B के नीचे इमिडिएटली H रखा है। तो यहाँ B आ गया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट हम कौन सी स्टेटमेंट लेंगे, नेक्स्ट लेंगे हम ये वाली स्टेटमेंट, क्योंकि अब B की बात हो रही है, B हमारे दोनों केसेस में, तो इस वाली को ले लो। 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन E एंड B। तो यहाँ देखिए B दे रखा है, तो हमारा जो नेक्स्ट डब्बा जो हमारा E आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। उसके ऊपर लेने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि डब्बे ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मैं अगर उसके ऊपर लेता हूँ, यहाँ E आएगा। अब B के ऊपर ले नहीं सकता मैं क्योंकि डब्बे ज़्यादा हो जाएंगे, टोटल 8 डब्बे हैं, तो वो तो बात ही नहीं बनेगी। अब यहाँ पर भी आपका दे रखा है कि B यहाँ पर है, तो उनके बीच में 2 डब्बे हैं, तो यहाँ पर आपका E आएगा। अब E यहाँ ले लो, E मैंने यहाँ पर ले लिया। नीचे लेने का कोई फ़ायदा नहीं, इसके नीचे लोगे तो डब्बे ज़्यादा हो जाएंगे, टोटल तो 8 डब्बे। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई हमारी। नेक्स्ट हम लेते हैं DB वाली, क्योंकि यहाँ पर B की बात होगी, तो हम इस वाली स्टेटमेंट को लेते हैं। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन D एंड B। तो D और B के बीच में 3 डब्बे हैं, तो देखिए यहाँ पर B ये रहा आपका। अब इसके बीच में 1 2 3, यहाँ पर आपका आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर आपका आना चाहिए था B D, तो यहाँ पर A पहले से आ रखा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। अब दूसरे में 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन D एंड B, तो B यहाँ पर दे रखा है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा D, यहाँ पर आएगा D, तो यहाँ D लिख लो, ठीक है। अब हमारी लास्ट स्टेटमेंट बनती है 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन C एंड G। तो C और G के बीच में 2 बक्से हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे एक खाली स्थान है। अब यहाँ पर C यहाँ पर भी हो सकता है और G यहाँ नीचे हो सकता है, या फिर यहाँ G हो सकता है और C नीचे हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो हमारे क्या बन रहा है, हमारी जो स्टेटमेंट बन रही है वो कैसे बन रही है, हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया है। तो मैं आपके लिए बना देता हूँ लास्ट में। तो हमारा जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा, सबसे ऊपर F होगा, फिर D होगा, फिर E होगा, फिर A होगा, और यहाँ पर आपका C भी आ सकता है या G भी आ सकता है, क्योंकि कोई इसने बताया नहीं 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन C एंड G, तो हमें पता नहीं था कि कौन सी ऊपर C कौन सा है या G नीचे कि ऊपर है। फिर B आएगा, फिर H आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, G और C, ठीक है। तो कुछ भी बन सकता है, C ऊपर हो सकता है, G ऊपर हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा अजम्पशन हम लेंगे। अब इससे हम सॉल्व करेंगे, पूरा ये हमारा फिगर बन चुका है। अब मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। 70 जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या है, 70 का जो हमारा राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली।
70 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इफ सी इज प्लेस्ड एट द बॉटम पोजीशन, अब इसमें खुद बोल रहे हैं कि सी हमें बॉटम में लेना है, वैसे तो हमें सी और जी का पता था कि कौन सा ऊपर नीचे है, तो इसमें खुद बोल दिया उन्होंने। तो विच बॉक्स इज एट टॉप, तो टॉप में कौन है, एफ है, ठीक है, एफ ही आया था हमारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 71 का है, इन द गिवन ऑप्शन 3 पेयर्स आर लाइक इन अ वे, सिलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो हमें बताना है कि कौन सा अलग है। अब इसमें आपने डब्बों की पोजीशन देखनी है, एफ और ए के बीच में कितने डब्बे हैं, ए और एच के बीच में कितने डब्बे हैं, बी और ई के बीच में कितने डब्बे हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, ई और डी के बीच में आपका जो गैप होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी एफ और ए के बीच में डब्बे होंगे सेम होंगे, ए और एच के बीच में भी सेम होंगे, ई और डी में आपका कुछ अलाइक होगा, ज़्यादा डब्बे होंगे तभी ये अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 72 है, हाउ मेनी बॉक्सेज आर कैप्ट बिटवीन सी एंड डी, तो सी और डी के बीच में कितने डब्बे हैं। अब आपको मैंने बताया था सी और जी की जो पोजीशन है वो हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो केसेज है उससे हमें बताना रखा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो रीजनिंग के हमारे यही क्वेश्चन थे। अब हम मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 450 आई लूज 20%, फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट टू गेन 20%। तो बोल रहा है एक आर्टिकल है, उससे अगर वो 20% लॉस में बेचेगा तो वो 450 में बेचता है, यानी 20% लॉस होता है। तो जब लॉस होता है आपको 100 में से माइनस करके ऊपर लिखना है डिवाइड बाय 100, तो 100 में से 20 माइनस करके 80 आएगा इक्वल टू 450, ठीक है। जो आर्टिकल है उसे अगर आप 20% लॉस में बेचोगे तो 450 आ रहा है। अब हमें बताना है उसे कितने प्राइस में बेचे कि 20% गेन हो, तो पहले हम उस आर्टिकल का प्राइस निकालेंगे, तो 450 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, ये उस आर्टिकल का प्राइस है। अब हमें इसे 20% गेन में बेचना है, तो 100 प्लस 20 करना पड़ेगा, तो यानी 120 डिवाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, 100 से 100 काटो। अब ये मैथ आपको समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आप मैंने मैथ्स की सीरीज़ बना रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। टोटल 15 लेक्चर है, हर एक टॉपिक मैंने कवर कर रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, स्पीड एट टाइम डिस्टेंस, आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। उसमें मैंने सारी टेक्निक्स बताई, शॉर्ट ट्रिक्स बताई है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अगर आप वो वीडियोस देख लोगे सारी, तो आपके मैथ्स के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके सामने कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन आ जाए बहुत ईजिली कर लोगे और सेकंड में आंसर निकाल दोगे। तो देखिए 100 से 100 कट गया, 0 से मैंने 0 काट दिया, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा। अब इसे और भी काट सकते हैं, जैसे ये हो गया 2 ज़ा और 2 ज़ा और 5 ज़ा, तो 225 इंटू 3 करना है हमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 675, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। इन व्हाट टाइम विल 8000 एट 3 पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 6000 डज इन 5 ईयर एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बताता हूँ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो इसमें बता रखा है कि प्रिंसिपल क्या है 6000 इंटू टाइम कितना है 5 ईयर और इंटरेस्ट है 4, ठीक है, डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, तो 8000 आपका 3% में इतना ही सिंपल इंटरेस्ट देगा, बस हमें बताना है कि कितने टाइम में देगा। तो 0 से 0 काट लो दोनों, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 60 इंटू 5 इंटू 4 कर दो 20 हो गया, ठीक है, तो इतना आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब हमें बता रखा है कि जो 8000 होगा वो 3 साल के लिए हमने 3% के जो इंटरेस्ट रेट है उसमें चढ़ाए, और टाइम हमें पता नहीं है टाइम कितना है, और डिवाइड बाय 100, तो इतना ही सिंपल इंटरेस्ट देगा। अब देखिए 100 इस तरफ जाएगा, अब मैं वापस लिख लेता हूँ इसको, तो मिटा देते हैं इसको, 100 यहाँ से जाएगा, 100 को यहाँ से हटा देते हैं, इंटू 100 यहाँ चल जाएगा, और आपका 8000 है, 8000 इंटू 3 ये इस साइड जाएगा, 8000 इंटू 3। अब इनको काट दीजिए, 0 ऊपर 3 है, नीचे तीनों 0 कट गए, 2 1 ज़ा ये हो गया 4, 3 से कटा, 3 से मैं काटूंगा इसको, तो ये हो जाएगा 20। 4 को जब आप 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा t इज इक्वल टू 5 ईयर्स, तो इसका राइट आंसर है 5 ईयर्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 74 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरुण इज ट्रेवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज़ कैलकुलेटेड to reach a point A at 2 p.m. If he travels at 10 km per hour, he will reach there at 12 noon. If he travels at 15 km per hour, what speed must he travel to reach at A at 11 p.m. अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें एक एरर हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। जैसे यहाँ पर 11 PM नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1 PM, ठीक है, तो 1 PM आना था। अब इंग्लिश में टाइपिंग एरर आ गया। अब आप
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, आप उसका आंसर निकालते रहोगे, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा क्योंकि आंसर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में फंस जाओ तो उसमें फंसे मत रहना, अगला क्वेश्चन करना, नहीं आ रहा तो कोई नहीं, उसे छोड़ दो, बाद में देख लेना, तुक्का उक्का मार देना। पर ऐसा नहीं उसमें फंसे रहो, उसे करते रहो, 10 मिनट उसी में बर्बाद कर दिया। अगर उसमें बर्बाद कर दी तो आपकी टाइम मैनेजमेंट सारी खराब हो जाएगी और बाकी जो क्वेश्चन होंगे आप कर नहीं पाओगे टाइम पे। तो ऐसा जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ ही देना, बाद में देखना लास्ट में अगर टाइम मिले तो फिर करना, क्योंकि इसमें तो अब एरर आ गया टाइपिंग का। अब क्वेश्चन पेपर में हो जाता है क्योंकि जो डालते हैं उसमें एरर आ जाता है और आपका आंसर निकलेगा ही नहीं। अब हिंदी में तो ठीक दिया था, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो तो कर लेंगे 1 बजे, मगर यहाँ पर 11 PM हो गया था, तो यहाँ पर 1 PM होना चाहिए था। तो ऐसा छोड़ देना, अगर नहीं आंसर निकल रहा तो छोड़ देना, आगे बढ़ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। इसमें बोल रहा है अरुण है, अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, किलोमीटर पर हार की, तो वो 2 बजे एक जगह पहुँचता है। अगर वो 15 किलोमीटर की हार स्पीड से जाता है तो 12 बजे पहुँच जाता है। तो हमें बताना है वो किस स्पीड से जाए कि वो 1 बजे पहुँचे उस जगह पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। अब आपको टाइम डिफरेंस लेना है, जैसे T1 माइनस T2, ये आपका 2 आवर्स आ रहा है ना। एक बार वो 2 बजे पहुँच रहा है, एक बार 12 बजे पहुँच रहा है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं भाई, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को x मान लो। स्पीड पता है हमें, पहले केस में उसकी जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर हार थी, दूसरे केस में उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 15 किलोमीटर पर हार, जब वो 12 बजे पहुंचता है। गैप कितना है, 2 घंटे का है, इनके बीच में जो गैप बन रहा है वो कितना है, 2 घंटे का बन रहा है। अब इसको सॉल्व करो, अब इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 30 आ गया। 3x माइनस 2x इक्वल टू 2, तो x डिवाइड बाई 30 इक्वल टू 2, तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका x इक्वल टू 60, यानी 60 किलोमीटर है वो डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता लग गया, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल करता है। अब पहले वो 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड से गया, मैंने आपको बताया ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले वो आपका 60 किलोमीटर जो था वो कितनी स्पीड से गया था, वो गया था 10 किलोमीटर हार की स्पीड से। तो हमें टाइम पता लग जाएगा, टाइम कितना लगा उसे लगा टाइम 60 डिवाइडेड बाय 10, 60 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ आपका 6, तो टाइम कितना लगा 6 घंटे लगे। ठीक है, 6 घंटे में पहुंचा वो, जब 10 किलोमीटर की स्पीड से गया 2 बजे। ठीक है, 2 बजे पहुंचता है, मतलब वो 6 घंटे पहले निकला था, तो 2 बजे मतलब 8 बजे निकल गया था सुबह और 2 बजे पहुंचता है। तो हमें पता लग गया टोटल 6 घंटे लगे उसे पहुंचने में। अब हमें उसे 1 घंटा पहले पहुंचाना है, तो मतलब 5 घंटे में पहुंचाना है, यानी 6 घंटे उसे लग रहे थे, 2 बजे तब पहुंच रहा था। ठीक है, 8 बजे निकल रहा था, 10 किलोमीटर की स्पीड से गया तो 2 बजे पहुंच रहा था। अब उसे 5 घंटे में पहुंचाना है, हमें 1 बजे पहुंचाना है ना, 1 PM पे, तो मतलब 5 घंटे में पहुंचाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो उसकी डिस्टेंस होगा टोटल, उसे 60 किलोमीटर जाना है, उसे 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 12। तो 12 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो वो पहुंच जाएगा 1 बजे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, वो है 12, 75 का राइट आंसर है 12। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ टू बी फेंस्ड ऑन 3 साइड्स leaving a side of 20 feet uncovered. If the area of the field is 680 square feet, how many feet of fencing will be required? तो इसमें कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसको फेंस करना है, एक साइड है उसकी 20 फीट की वो छोड़नी है और फिर उसे फेंस करना है। तो कितना जो एरिया है वो रिक्वायर्ड होगा, मतलब कितनी फेंसिंग होगी, जो ये वाली फेंसिंग है ना उसकी, ये वाली ये कितनी होगी, एक साइड तो छोड़ दी ये वाली। तो सबसे पहले हम जो उसकी दूसरी साइड है वो पता करेंगे। वो कैसे पता लगेंगे, हमें एरिया दे रखा है, तो जो रेक्टेंगल होता है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू बी इंटू एरिया। ठीक है, जो साइड्स होती है उनको एंटर करो और एरिया आ जाएगा। एक साइड हमें पता है कितनी है, 20 दे रखी है, यहाँ दी है ना 20 फीट एक साइड, और बी दूसरी हमें पता नहीं मान लो, तो 680 ये रहा। अब बी हमें पता लग जाएगी 680 डिवाइड बाई 20, तो 0 से 0 काटो, 2 3 4। ठीक है, दूसरी साइड कितनी आएगी 34, तो एक साइड 20 है दूसरी 34 है। तो अब हमें पता लग जाएगा, देखिए ये वाली साइड उसकी 34 है, ये 20 है और ये 34 है। तो 34 प्लस 34 प्लस 20, इसको प्लस करोगे तो आप 8 आएगा, 3 प्लस 6 88, तो 88 इसका आंसर होगा। ठीक है, 88 जो आपका टोटल एरिया है यानी फेंसिंग है वो करनी है। ठीक है, 88 एरिया में, बाकी एक साइड 20 की तो हमने छोड़ दी है, तभी मैंने 34 2 बार लिया और 20 एक बार लिया, क्योंकि एक 20 की छोड़ दी है। तो 88 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका 77वां क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आपको प्लस माइनस ही करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप -948 में से 147 हटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 801 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स, और ये भी आपका माइनस का साइन रहेगा, इस तरफ है -1432, तो एक्स उस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा,
और -143 इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -801। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 631। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 77 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे करते हैं, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2376 वाइल द एचसीएफ इज 33 इफ वन नंबर इज 297 देन द अदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये किसके इक्वल होता है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो आपके दो नंबर है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एक नंबर तो 297 बताया, दूसरा हमें बताया नहीं, उसको हम ए मान लेते, तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम कितना दिया था हमें, एलसीएम दिया 2376 इंटू 33, एचसीएफ दिया जो 297 थे इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 297। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 78 का आपका राइट आंसर आएगा 264, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर है, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days बट विद द असिस्टेंस ऑफ हिज सन द वर्क इज डन इन 8 days। इन हाउ मेनी डेज हिज सन अलोन कैन डू द सेम वर्क पीस ऑफ वर्क। तो इसमें कह रहा है कि एक बंदा है वो 10 दिन में काम को ख़त्म कर देता है, तो उसका एक दिन का वर्क कितना होगा, उसका एक दिन का वर्क होगा 1/10। और अगर वो अपने जो सन है उसका बेटा उसकी असिस्टेंट उसके साथ उसकी सहायता ले ले तो वो कितने दिन में ख़त्म करेगा, 8 दिन में। तो उन दोनों का मिलके एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/8। बस आपको माइनस करना है, ये उन दोनों का मिलके वर्क है और 1/10 उसका अकेले का वर्क है। तो दोनों में से दोनों का एक दिन का वर्क माइनस जो मैन है उसका वर्क माइनस करोगे तो बेटे का वर्क आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करिए, यहाँ पर आप जब एलसीएम लोगे कितना आएगा, इसमें आएगा 40। तो 8 5 जा 40 होता है, -10 4 जा 40 होता है, तो 1/40 इसका आएगा। तो मतलब 40 दिन में। तो उसका बेटा कितने दिन में करेगा, और उस काम को 40 दिन में करेगा। 1/40 एक दिन का वर्क है ना, टोटल कितना होगा 40 डेज, 40 डेज लगेंगे। 79 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 40। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ बिजनेस ABC इन्वेस्टेड ₹380, 400 एंड 420 रिस्पेक्टिवली, डिवाइडेड नेट प्रॉफिट ऑफ 180 अमंग द पार्टनर्स, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ABC। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन्होंने इतने इतने पैसे इन्वेस्ट किए ABC ने, 380, 400 और 420 ABC ने। ठीक है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 180 का हुआ। तो हमें बताना है कि उनका प्रॉफिट शेयर कितना हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उन्होंने कितने पैसे मिला, ए ने मिला 380, ठीक है, बी ने मिला 400, ठीक है, जो सी था उसने 420। तो 0 से 0 काटो, अब इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 1 जा 2, ये हो गया 19। 2 से डिवाइड करोगे 20 और ये आएगा 21। तो ये उनका शेयर है प्रॉफिट का। अब इसको जब ऐड करोगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो 180 का टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें से ए का पार्ट निकालना है। तो 19 उसका शेयर है टोटल 60 में से। ठीक है, तो 180 से इंटू कर दो, 0 से 0 काटो, 6 18 कितना 3 होता है, तो 19 3 से कितना होता है 57। तो ए का शेयर कितना आएगा 57। और देखिए यहाँ पर 57 ए के ऑप्शन में दिया है, तो यही आपका राइट होगा। ए का निकाला हमने, बाकियों का निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर आपको आज का मॉक टेस्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।